नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे आपके जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है पीलीभीत जिले की सीमा नेपाल तथा उत्तराखंड से मिलती है। दूसरा आपको दिया गया है सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो आपकी हैं वो बिल्कुल सही हैं और उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का आपका सी, तो फर्स्ट का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आपको मैप दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पर नेपाल है, इधर उत्तराखंड है, ठीक है, इधर सहारनपुर से लगा हुआ आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, इधर हरियाणा है, फिर राजस्थान है और ये पूरा जिला जो आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है वो मध्य प्रदेश के साथ, इधर आपको बिहार दिख जाएगा और इधर झारखंड दिख जाएगा, ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा क्लास। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग आपको पहले भी बोलते थे कि जब आप लोग मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो भारत का मैप ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि आप जब मैप ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा आंसर आपका इफेक्टिव होता है मेंस के लिए भी। अब यूपी स्पेशल से भी पेपर आपके जीएस के हैं तो आपको यूपी का मैप भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप आसानी से ड्रॉ कर सके, और यूपी का तो मैप बहुत आसानी से ड्रॉ भी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी है वो याद रखिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया पीलीभीत, अगर पीलीभीत आप मैप में देखेंगे तो ये है पीलीभीत। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये देखिए, ये आपको पीलीभीत दिख रहा है। पीलीभीत अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है? नेपाल और उत्तराखंड के साथ, ठीक है। अब एक चीज और, यहीं पर आपको एक चीज और नोटिस करनी चाहिए। वो क्या चीज है कि नेपाल के साथ, ठीक है, इन नेपाल के साथ यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। जैसे पीलीभीत हो गया, इधर लखीमपुर खीरी हो गया, इधर आपको श्रावस्ती दिख रहा है, बलरामपुर दिख रहा है, सिद्धार्थनगर दिख रहा है, महाराजगंज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा आपको। तो ये पूरा आप याद रखिएगा। पहली चीज, ये चीज क्लियर हो गई। और पीलीभीत जो है वो अपनी बाउंड्री उत्तराखंड और नेपाल के साथ दोनों के साथ शेयर कर रहा है। दूसरी चीज हो गई। यहाँ पर फिर आप सहारनपुर देखिए, सहारनपुर आपको एकदम इधर की तरफ दिख रहा है। सहारनपुर अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है? देखिए उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ। चीजें क्लियर हो गई क्लास। चलिए अब यहीं पे मैप को एक बार हम और देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सोनभद्र, सोनभद्र आपको एकदम इधर नीचे की तरफ दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने शेड कर दिया है इसको, ये सोनभद्र है। अगर आपको स्लाइड में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं ना, गूगल में जाके मैप को खोलिए और एक बार पूरा यूपी के मैप को देखिए। यहाँ पर सोनभद्र देखिएगा तो सोनभद्र आपको बिहार से दिखेगा, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और इधर मध्य प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हुए दिखेगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं क्लास। दूसरा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। हरदोई, ललितपुर, एटा या फिर शामली। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए? बी से ललितपुर, ठीक है, बी है आपका, बी ललितपुर। यहाँ पर हम मैप में इसको दिखा दें आपको ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, फिर मैं यूपी का मैप दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए ये आपको ललितपुर दिखेगा, ये, ठीक है, ललितपुर यूपी के खाली एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और वो कौन सा जिला है? वो है झांसी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको ललितपुर दिखेगा, ललितपुर खाली अपनी बाउंड्री झांसी के साथ शेयर कर रहा है। सोनभद्र जरूर से याद रखिएगा, सोनभद्र अपनी बाउंड्री बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? एक तरफ आपको जिला दिया गया है, दूसरी तरफ आपको मंडल दिया गया है। चंदौली की बात करें तो चंदौली किस मंडल में आता है? वाराणसी में, जो कि एकदम सही है। बदायूं की बात करें तो बदायूं किस मंडल में आता है? बरेली में, एकदम सही है। शामली की बात करें, शामली अलीगढ़ में आता है, सही है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ मेरठ में, सही है। शामली जो है वो अलीगढ़ में नहीं आता है,
ठीक है। आप में से मैं देखना चाह रही थी कितने बच्चों ने अपना गला जो है वो ऐसे ऐसे लाया, और मैम क्या बोल दी। शामली जो है वो अलीगढ़ में नहीं, कहाँ आता है, शामली आपका सहारनपुर में आता है, ठीक है, सहारनपुर डिवीजन में। तो थर्ड का आपका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए शामली जिला जो है वो सहारनपुर मंडल में आता है, और सहारनपुर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। बताइए सहारनपुर अपनी बॉन्डिंग किसके किसके साथ शेयर करता है, अपने मन में बता लीजिए, कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, बस आपको आना चाहिए। पर्पस ये है क्लास का, याद होना चाहिए चीजें। मैप इसीलिए दिखाया है क्योंकि माइंड में एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। आगरा, तराई रीजन बोला गया है, मथुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्लास, अगर हम मथुरा और आगरा की बात करें तो आपको पता है मैप में मथुरा आगरा किधर है। तराई रीजन की बात करें तो ये जो यूपी का जो मैप है उसमें आप उत्तराखंड और नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर हो रही है वो आपका तराई रीजन है। मैं एक बार मैप में दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये वाला आपका तराई बेल्ट होता है। आपको पता है गोरखपुर रीजन, और इधर इंसेफ्लाइटिस बहुत फैलता है, मच्छर से काटने वाला, जिसको कि बुखारी ज्वर कहते हैं ना। तो यहाँ पे तराई बेल्ट जो रीजन है आपका, यहाँ पे वाटर इरोजन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया यही है। फोर्थ का बी। इस तरीके से भी चीजें समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो एग्जामिनर जो बैठे हुए इंटरव्यूअर वो आपसे पूछ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को चुनते हैं। एक तरफ आपको झीलें दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको जिला दिया गया है। गौर झील की अगर हम बात करें तो वो किस जिले में है, गौर झील रामपुर में है, ठीक है, एकदम सही है, यहाँ पर रामपुर में है। कुंद्रा समुद्र की अगर हम बात करें तो ये उन्नाव में है, ठीक है। बेला सागर की बात करें तो ये महोबा में है, और बल्हापारा की हम बात करें तो ये कानपुर में है। यहाँ पे जो आपको मैच का कॉलम दिया गया है 1 2 3 4 ही होगा, एकदम सही मैच्ड है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, फिफ्थ का सी हो गया। अभी तक हमने यूपी स्पेशल के प्रश्न किए हैं, और मैं आपको फिर बोलना चाहती हूँ यूपी स्पेशल के प्रश्न इंपॉर्टेंट है अब आपकी परीक्षा के लिए, तो यूपी को इग्नोर मत करिएगा क्लास। चलिए 6 प्रश्न को हम देखते हैं। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था, बताइए। फ्रांस द्वारा किया गया था, यूएसए द्वारा किया गया था, कि ब्रिटेन द्वारा किया गया था। तो शून्य बजट प्रणाली की अगर हम बात करें, जीरो बजट की बात करें हम, तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो यूएसए द्वारा किया गया था। 6 का बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा जीरो बजट सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पीटर पार करके आपको दिया रहेगा नाम, तो याद रखिएगा, पीटर याद रखिएगा, आपको परीक्षा में याद रहेगा। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो 1986-1987 के बीच में इसको भारत में पहली बार लागू किया गया था। देखिए प्रचलन में 1985 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये पहली बार जो यूज किया गया था वो 1986 में, याद रखिएगा। यहां पर देखिए इस प्रणाली की अगर हम बात करें, इस प्रकार की बजट प्रणाली में गत वर्षों के व्यय का कोई भी उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। इसके पहले वाले जो बजट था उसके एक्सपेंडिचर का कोई भी उल्लेख नहीं होता है, इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, जीरो बजट सिस्टम कह रहे हैं, जीरो इसी वजह से हम कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 प्रश्न को अब हम देखते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है क्लास तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक पूछ लिया करिए। मैंने आपको पहले भी टेस्ट में बोला है कि हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन आपको ना समझ में आता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। 7 को देखते हैं हम। बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें लोग प्रचलित या उससे कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर देखिए किससे, बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें लोग प्रचलित या उससे कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु कुल प्रभावी मांग में कमी के कारण उनको रोजगार नहीं मिलता है। अब आपको किसी ने कहा कि हम अगर देखिए मार्केट में बोला जा रहा है कि 100 रुपए प्रतिदिन मिलेगा, ठीक है, ये रेट है, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई मुझे 90 रुपए ही दे दो प्रतिदिन, मैं तब भी कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो वही चीज लिखी है, लोग प्रचलित या उससे कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है, परंतु कुल प्रभावी मांग में कमी के कारण उनको रोजगार नहीं मिलता है। इस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, प्रचलन बेरोजगारी कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। 7 का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2019 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है, मतलब ये एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो एक साल में ज्यादातर समय जो आदमी बेरोजगार रह रहा है जब, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो आपको पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है समान स्थिति बेरोजगारी, दूसरा है दैनिक स्थिति बेरोजगारी, और आखिरी है, मतलब तीसरा है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, और आखिरी है नन ऑफ द अबव। क्लास याद रखिएगा, जब हम साल भर को देखते हैं कि साल भर में अधिकांश हिस्से में, मतलब साल भर के अधिकांश दिन, वही हिस्सा मतलब अधिकांश दिनों में जो आदमी है वो बेरोजगार है, तो इस तरह की बेरोजगारी को हम कहते हैं समान स्थिति बेरोजगारी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो दैनिक मतलब रोज, ठीक है, और साप्ताहिक मतलब हम एक सप्ताह में देख रहे हैं कि कितने दिन आदमी बेरोजगार है, तो वो साप्ताहिक हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, ए आपका सही उत्तर है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर। देखिए बहुत आसान है। यूजुअल स्टेटस मतलब हम साल भर को देख रहे हैं, डेली स्टेटस मतलब हम रोज देख रहे हैं, ठीक है, फिर वीकली स्टेटस मतलब एक सप्ताह में कितने दिन आदमी बेरोजगार है। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न हम इसी से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस एक समिति द्वारा बेरोजगारी के मापन हेतु समान स्थिति बेरोजगारी, चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी तथा चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी की अवधारणा दी गई थी? तो वही प्रश्न जो वहां पर पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि जिसमें पूछा गया था समान स्थिति बेरोजगारी क्या है, उससे रिलेटेड वो प्रश्न था। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है ये जो कैटेगराइजेशन है वो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अलग समिति का नाम दिया है, भगवती समिति का नाम दिया गया है, उसके बाद बी लक्ष्मी समिति का नाम दिया गया, और आखिरी में आपको जावेद हुसैन समिति का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस लिए, आपके मेंस के लिए भी, ठीक है, और आपके इंटरव्यू के लिए भी। हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यूअर जो है, आपका जो पैनल है वो आपसे पूछ ले कि बताइए बेरोजगारी को लेकर आपको क्या जानकारी है, तो आप बता सकते हैं कमिटी का नाम। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका कैटेगराइजेशन है वो भगवती समिति द्वारा दिया गया है। 9 का बी आपका सही उत्तर है। तो अभी तक मैंने आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बताया है, पॉवर्टी बताया है, ठीक है, पंचायती वाला बताया है। जो कमिटीज से रिलेटेड प्रश्न होते हैं ना वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीलिम्स के लिए याद ही करना है तो मेंस में क्यों ना लिख के आए अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो मेंस में हम कमिटी को मेंशन करके आएंगे। क्लास ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके आंसर इफेक्टिव बनेंगे। चलिए, तो बी आपका सही उत्तर है, ये चीज क्लियर हो गई। भगवती कमिटी याद रखिएगा। अच्छा, और मुझे बताओ पॉवर्टी से रिलेटेड कमिटी कौन कौन सी है? तो यहां पर ऐसे करके याद रखना, एल्ट प्लस आर, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। अब आप लोग बताना कौन कौन सी कमेटी है, एल्ट प्लस आर क्या है। चलो 10th प्रश्न को अब हम देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विनोबा भावे ने, स्वामी श्रद्धानंद ने और स्वामी सहजानंद ने। तो बताइए किसके द्वारा ये आपको दिया गया था कि रॉलेट एक्ट में हम कर नहीं देंगे इसका सुझाव? तो ये सुझाव दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, याद रखिएगा। 10th का सी आपका सही उत्तर है। क्लियर हो गया क्लास? अगर हम स्वामी श्रद्धानंद की बात करें तो ये आर्य समाज से रिलेटेड थे और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के टीचिंग्स को फॉलो करते थे। तो 10th का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने एक प्रश्न आपसे डिस्कस किया था, उसको मैं बस आपको रिवाइज करा रही हूं जल्दी से। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज, ठीक है, बताइए अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, क्योंकि मैंने इसको आपको इसलिए बताया, यहाँ पे जब हम स्वामी श्रद्धानंद की बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड है? वो आर्य समाज से रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हम रॉलेट एक्ट में हम कर नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम स्वामी सहजानंद की बात करेंगे तो ये आपके किससे रिलेटेड है? ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है। 1936 याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा
सभा की स्थापना इन्होंने की थी। और बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। एक बार रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप क्या याद रखेंगे? यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। ठीक है, याद हो गया, 1918 में। और किसके द्वारा की गई थी? गौरी शंकर मिश्र, इन नारायण द्विवेदी, याद रखिएगा। और इनको सपोर्ट किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए रिवाइज करा रही हूं। फिर उसके बाद 1918 के बाद आपको 2 साल बाद 1920 याद रखना है। ये कौन सा सभा है आपकी? अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा 1920 की जब हम बात करेंगे तो हम बाबा रामचंद्र का नाम याद रखेंगे। फिर उसके बाद 1929 में हम बात करेंगे बिहार किसान सभा की। और बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और सहजानंद सरस्वती ने ही आगे चल के 1936 में लखनऊ में जाके ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको रिवाइज कराया। आपको याद हो गया होगा तो बताइएगा, नहीं याद हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट लेके याद करिएगा क्लास। देखिए क्लास, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम पेपर लिखते नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैंने आपका पेपर तैयार किया है तो आप लोग जान जाएंगे कि आप लोग, मैम आप मजाक कर रही हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख के थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझ सकते हैं और उसके द्वारा हम तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्जाम एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है बहुत आसान पेपर आ जाए, अगर बहुत आसान पेपर है तो मेरिट पहुंच जाएगी, मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, ये पता है। हो सकता है डिफिकल्ट, ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन हम आपकी बस तैयारी करा सकते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं, कहते हैं मैम आपने बताया था प्रश्न नहीं आया उसमें, तो मैंने पेपर नहीं बनाया था, मैं बस पहले के पेपर का अध्ययन करके कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और कौन सा प्रश्न पढ़ाते समय मैं आपको और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन याद करा सकती हूँ, रिवाइज करा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ आपकी तरह मैं आप लोगों के साथ। लेकिन पेपर मैं नहीं लिखती हूँ, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कहीं भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। चलिए 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? नागपुर अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। दूसरा आपको दिया गया, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। तो मैं क्लास आपको बता दूं, जब हम लोग नागपुर सेशन 1920 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी, ये बिल्कुल गलत है। तो ये और ये आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, कौन से सही है बोला गया है, ठीक है। लेकिन इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी, ये एकदम सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 11वें का बी। अगर हम बात करें कि 1920 का जो नागपुर सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे वीर राघवचारी ने, ठीक है, याद रखिएगा, वीर राघवचारी ने। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। ये तो आपको याद ही रहेगा, इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया और पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपना नीति की घोषणा की थी, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो कि हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। Who among the following never presided a session of Indian National Congress? किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को कभी भी नहीं प्रिसाइड किया था? तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को नहीं प्रिसाइड किया था। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल थे, वो चाहते थे कि उनका कोई लीडर इसकी अध्यक्षता करे, जो सूरत में होने वाला है। सूरत अभी डिसाइड भी नहीं था ना, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। 1905 का समय था जब बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है, आपको पता है। बंगाल के विभाजन के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल थे, इनका रोल थोड़ा बढ़ा। अब ये इनके कहने का मतलब था कि 3P से कुछ नहीं होगा, पेयर, पेटिशन, इन सब से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं गरम दल वाले कि हमारा कोई नेता बने, कोई नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने वाले सेशन को प्रेसाइड करे। और जो लिबरल्स थे, ठीक है, जो लिबरल्स थे आपके, जो नरम दल के लोग थे, वो अभी अपने लीडर को ही प्रिसाइड कराना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया,
1906 में दादा भाई नरोजी को प्रिसाइड करवा दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को। अब दादा भाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी 1901 में, तो उनका सम्मान गरम दल वाले भी करते थे, नरम दल वाले भी करते थे, इसलिए किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया और दादा भाई नरोजी ने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। 1907 में अब गरम दल वाले चाहते थे कि हमारा कोई लीडर इसको प्रिसाइड करे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, कोई भी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करे। तो अब नरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या कोई भी एक्समिस लीडर्स को प्रिसाइड ना करे, तो इन्होंने क्या कहा कि 1907 का जो सेशन होगा वो आपका कहाँ होगा, वो सूरत में होगा, ठीक है, सूरत में। अब सूरत प्रोविंस आ गया, ठीक है, सूरत वाला आ गया आपका, तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक प्रिसाइड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब आपकी फॉर्म हुई थी उसमें एक प्रोविजन था कि जिस प्रोविंस में, जिस प्रांत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा उस प्रांत का लीडर, ठीक है, उस सेशन को नहीं प्रिसाइड करेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे ही सूरत में बोला गया तो बाल गंगाधर तिलक का नाम ऑटोमेटिकली ही कट गया। और आपको पता है 1907 का जब सूरत स्प्लिट हुआ तो यहां पर नरम दल और गरम दल वालों में फूट हो गई, जिसको कि हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं हम। Who prepared the CR formula to remove the political deadlock between the Muslim League and Indian National Congress? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने या राजा गोपालचारी ने, चित्तरंजन दास ने या फिर वीपी मेनन ने। तो CR फॉर्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये CR जो है यहाँ पर R जो है वो राजा गोपालचारी के लिए है, ठीक है, तो B आपका सही उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पर जो चित्तरंजन दास है, तो ये तो आपके चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ पार्टी फॉर्म की थी, कौन सी, 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी, ठीक है, और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वराजिस्ट पार्टी डिसॉल्व हो जाती है और मोतीलाल नेहरू फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब कहानियां हैं, आप लोगों को पता भी होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को, और बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा, तो हम लोग अच्छे से एक टेस्ट में डिस्कस करेंगे चीजों को, बस याद रखिए। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रेडिकुलेट कांग्रेस एज अ रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किसने उड़ाया था, बताइए। लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, मिंटो ने या फिर लैंसडाउन ने। तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया था। और 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी फॉर्म हुई थी तो उस समय वाइसरॉय भी कौन था, लॉर्ड डफरिन था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो क्लास यहाँ पे जो भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो कौन थी, वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और एनी बेसेंट को किस सेशन में चुना गया था, कोलकाता सेशन 1917 में। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, आप एनी बेसेंट बताएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रखिएगा। और सरोजनी नायडू ने कब प्रिसाइड किया था, कानपुर में 1925 में, ये भी याद रखिएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी। सी In which one of the following session the Congress declares its policy towards the Indian state for the first time? देखिए अभी हमने प्रश्न में डिस्कस किया है कि इंडियन स्टेट के लिए पहली बार कांग्रेस ने अपनी जो पॉलिसीज है वो कब डिक्लेयर की थी, किस सेशन में, ए में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। राघवाचारी ने उसको डिसाइड किया था 1920 में। आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूना पैक्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर गांधी इरविन समझौता या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पे दिल्ली पैक्ट के नाम से हम जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट को, तो सी आपका सही उत्तर है। आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो इस समय भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा रहता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और यहाँ पर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा रहता है
तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी रहती है, और वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि यहां पर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो फिर बोला जाता है कि दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जल्दी होने वाला है, लेकिन उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। तो फोन घुमाया जाता है, और इस समय भारत में कौन वॉइसरॉय रहता है? इरविन रहता है। इरविन से कहा जाता है किसी भी तरीके से कांग्रेस को तैयार करिए कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे। इरविन गांधी जी को बुलाते हैं, और इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसमें कि बोला जाता है कि ठीक है, हमारी ये मांगे आप पूरी करिए, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। और आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर कौन जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने? गांधी जी जाते हैं, सरोजनी नायडू जाती हैं। लेकिन उसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, जिससे कि गांधी जी बहुत दुखी होते हैं, भारत आते हैं, और फिर यहां पर एक पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ये सब एक कहानी की तरह आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गई, दिल्ली पैक्ट हम किसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्लास कुछ और चीजें दी गई है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहां पे अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। जब अगस्त प्रस्ताव भारत में आया तो 17 अक्टूबर 1940 से, ठीक है, पवनार आश्रम महाराज से व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। देखिए यहां पर कुछ लिखा है, यहां पर देखिए गांधी जी के, ये तो ठीक है, ये तो आपका इरविन पैक्ट वाला हो गया, पूना पैक्ट वाला, सॉरी यहाँ पे पूना पैक्ट हो गया आपका। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ, इसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं। मैंने आपको बता दिया ये पूरा। पूना समझौता मैंने आपको बताया 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर एवं गांधी के मध्य आपका हुआ था, ठीक है, जिसको कि हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, ये नाम जान लीजिएगा। और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। और इसके पहले जो सत्याग्रही थे आपके, वो कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरा पूछेगा कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन। देखिए यहां पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो ये था कि हर कोई एक सत्याग्रह स्टार्ट करे, एक, ठीक है, फिर आपसे लोग जुड़ते जाए। तो पहले जो सत्याग्रही थे विनोबा भावे, परीक्षा में पूछा गया था दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। चीजें क्लियर हो गई, दिल्ली चलो आंदोलन इसे कहते हैं। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण बेस्ड हम पढ़ते हैं। वॉइसरॉय वेवल द्वारा बुलाया गया शिमला सम्मेलन असफल रहा था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। मैं आपको बता दूं, जो अभी कथन है वो बिल्कुल सही है, जो वेवल प्लान था वो आपका असफल रहा था, एकदम सही है। लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये तो आपका गलत है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, आपका किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है, लेकिन आर आपका इनकरेक्ट है। यहां पर देख लीजिए, वॉइसरॉय वेवल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। गांधी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वो शिमला में उपस्थित थे, तब भी उन्होंने भाग नहीं लिया था। और ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम एक सहमति नहीं दिखा रही थी, ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 कथन और कारण दिए गए हैं, कथन कारण दिया गया है तो हम देखते हैं। इक्ता प्रथा द्वारा मुस्लिम शासक उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। दूसरा है, इक्ता प्रथा द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। तो यहां पर क्लास आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, या आप खुद ही देख ले रहे होंगे। देखिए क्लास, कभी भी अगर आपको कथन कारण वाला प्रश्न ना समझ में आए तो जो कथन दिया है ना, उसी में क्यू की लगा के कारण पढ़ लीजिए। अगर वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बुद्ध के लिए वेणुवन विहार का निर्माण कराया था? अजातशत्रु ने, प्रसेनजित ने, उदयन ने, या फिर बिंबिसार ने? बताइए किसने कराया? 15 का डी सही है, बिंबिसार द्वारा वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, 16 प्रश्न को देखते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है?
तो 6 शेड्यूल की बात किया गया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? नो मनी इन एटीएम, ठीक है। तो एटीएम आपका क्या क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, इधर आपका मेघालय मिजोरम हो जाएगा, लेकिन नो मनी, मणिपुर इसमें नहीं है। यहां पर देख लीजिए, त्रिपुरा है, ठीक है, असम है, मिजोरम है, नागालैंड नहीं होगा। तो यहां पर तो सी सही उत्तर हो गया। लेकिन परीक्षा में कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, तो एम। तो जब आप याद रखेंगे नो मनी, मनी नहीं है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आपका सही उत्तर है। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। फ्लाउड कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रेरित है? तेहबागा आंदोलन, वर्ली आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन या फिर बारदौली आंदोलन? तो यहां पर आपका तेहबागा आंदोलन जो है वो इसका सही उत्तर है। 17 का ए आपका सही उत्तर है। क्लास आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूसेंट भी देखते होंगे तो पीछे दिया गया है आपका आंदोलन से रिलेटेड एक एक लाइन में, उसको आप प्रीलिम्स के पहले एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो फिर आप बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक। लेकिन मुझे लगता है एक बार लूसेंट में जो पेजेस दिए गए हैं मूवमेंट से रिलेटेड, किसान आंदोलन, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स, ये सब, तो उसको रट डालिए, ईयर भी रटिए और लीडर भी रटिए, ठीक है। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्र पत्रिका की स्थापना की गई थी? यहां पर देखिए, यहां पर वही सूरत स्प्लिट की बात की गई है। यहां पर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल, या फिर इंडियन होम रूल, या फिर द इंडियन रिव्यू। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बॉम्बे क्रॉनिकल। 18 का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने, याद रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल पब्लिश की थी, प्रकाशन स्टार्ट किया था, और उसके जो संपादक थे वो आपके कौन थे? बीजी हरिमन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता को। यह मात्र सत्तात्मक समाज था, हाँ एकदम सही है ये, ठीक है। सिंधु सभ्यता, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, हाँ चित्रात्मक लिपि दिखती है आपको। कृषि के बाद आर्थिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार पशुपालन था, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कथन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड दिए गए हैं वो आपके सही है। 19 का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, ठीक है। एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है। सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी से प्राप्त भौमिक विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म रहता है। दूसरा आपको दिया गया कारण, पृथ्वी से परावर्तित भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होने के कारण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। क्लास देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां पर कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करती हूं मैं, ये आपका सन है, ठीक है, सन से, और ये आपका अर्थ है। अब समझने का प्रयास करिएगा, सन से जो रेज आ रही है यूवी रेज, ये आपके शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है। तो सन का जो एटमॉस्फियर है उसको वो क्रॉस करके, या सॉरी अर्थ का जो एटमॉस्फियर है उसको वो क्रॉस करके अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ के सरफेस पे जाके टकराती है। अब जब ये अर्थ से शॉर्ट वेव लेंथ की यूवी रेज टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, तो ये आपके लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट होने के बाद जो अब गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में हैं, उसके बाहर ये नहीं निकल पाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, जिसके वजह से जो पृथ्वी का वातावरण है वो गर्म होने लगता है। वही चीज दी गई है कि सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी से प्राप्त भौमिक विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से प्राप्त हमको विकिरण है, ठीक है, जो यूवी रेस है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है लैंड से, ठीक है, जो कि लिखा है भौमिक विकिरण होता है, ये दीर्घ तरंगों में कन्वर्ट हो जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ में। अब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अर्थ का मतलब जो अर्थ है वो आपकी गर्म होने लगती है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो यहां पर आपका दोनों ही सही है, ए आपका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं। 21वां प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ट्रोपोपॉज की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, सही है ट्रोपोपॉज।
फिर स्ट्रेटोपॉज की बात करें समता मंडल की ऊपरी सीमा, मेसोपॉज की बात करें तो मध्य मंडल की। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, 21 का डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास, आपको पता है कि अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे निकट जो आपकी है वो आपका क्या है, वो आपका क्षोभ मंडल है, जिसको कि हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है ना, समताप मंडल, जिसमें कि ओजोन लेयर रहती है और यही यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, ये सब चीजें पता है। चलो, ओजोन को हम किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ये भी चीजें पता होनी चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। वियना प्रोटोकॉल ओजोन से। चलो आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं हम? ठीक है, एबोजिन्स, जेकारू, रेबिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एबोजिन्स इनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे 22 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सत्य है? ओडन नदी जर्मनी तथा पोलैंड की सीमा बनाती है। कील नहर उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर क्लास, जब हम ओडन नदी की बात करते हैं तो वो जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री बनाती है, एकदम सही है। और कील नदी जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, ये भी सही है। तो दोनों ही आपके सही हैं 23 के। यहाँ पे आप देख लीजिए, इधर आपको पोलैंड दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको जर्मनी दिख रहा है और इन दोनों के बीच में जो एक नदी बह रही है वो ओडन नदी है। ठीक है, और ये बाउंड्री फॉर्म कर रही है, ये चीज सही है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर था। अच्छा क्लास, कभी किसी प्रश्न में ये लगे कि मैम बहुत जल्दी उत्तर दे रही हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को आराम से पढ़ के अपना समय लेके उत्तर दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैम की स्पीड जो है वो आपके यूट्यूब की वीडियो सेटिंग पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो तेज कर लो, आप चाहे तो कम कर लो, आप चाहे तो पॉज कर लो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अपने अनुसार सेटिंग कर लिया करिए। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में कौन टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है बोला गया है यहाँ पर? ठीक है, कुन-लुन, एंडीज, आल्प्स या फिर एप्लेचियन। तो यहाँ पर एप्लेचियन जो है वो नहीं एग्जाम्पल है। एप्लेचियन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये जो है आपका प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न को देखते हैं। अरावली की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारी क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में। 25वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? डीप इक्वालॉजी टर्म का किसने प्रयोग किया था? ओडम ने, क्लेमेंट ने, अर्नेस्ट नीस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीप इक्वालॉजी टर्म जो है वो अर्नेस्ट नीस द्वारा दिया गया है। 25 का सी आपका सही उत्तर है। 26 प्रश्न को अब हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया या फिर आजमगढ़। अगरिया ट्राइब्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके सोनभद्र में निवास करती है। 26 का बी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पे देखिए, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, खरवार, पहरिया, बैगा, चेरो इत्यादि अन्य जनजाति भी कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। और सोनभद्र मैंने आपको दिखाया था। तो बताइए सोनभद्र किन किन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? कमेंट बॉक्स में। देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री कौन सा जिला शेयर करता है? ठीक है, पहला इस तरीके से। दूसरा पूछा जा सकता है किन किन स्टेट्स के साथ सोनभद्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और तीसरा नंबर में पूछ ले 2, 3, 4, 5। तो दोनों तरीके से, इन सारे तरीके से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो 27 देखते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे, पता है मुझे, मन में बता लेना बस। चलो 27 बताओ। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नवाब वाजिद अली शाह या फिर बेगम हजरत महल। तो किस्सा राधा कन्हैया के जो लेखक हैं वो हैं नवाब वाजिद अली शाह। 27 का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 28। निम्नलिखित राज्यों में कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि में भारत में दूसरे स्थान पर है? गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर मिजोरम। आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? मिजोरम। 28 का डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है? आप सभी को पता है, केरल में। दूसरे नंबर में मिजोरम, याद रखिएगा।
9 हम देखते हैं, ला नीना एक प्रतिसागरीय धारा है जो उत्पन्न होती है दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। 29 का ए आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लीजिए, ला नीना एक प्रतिसागरीय धारा है या पेरू के तट से चलने वाली शीतल धारा है। याद रखिएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जनहित अति सूखी की स्थिति को ला नीना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं, 30 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश की राजधानी डेन्यूब नदी के तट में स्थित नहीं है? स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया या फिर बुल्गारिया। अब क्लास देखिए, ये डेन्यूब नदी आपको दिख रही होगी, इधर आपको ब्लैक सी दिखेगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, यहाँ पे क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया से होकर ये गुजरती है। लेकिन प्रश्न में आपके पूछा गया है कि कौन सा कैपिटल, किसका कैपिटल आपका डेन्यूब नदी पे नहीं है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा बताइए? स्लोवेनिया होगा, स्लोवाकिया होगा कि ऑस्ट्रिया होगा या फिर सर्बिया होगा या फिर बुल्गारिया होगा। इसका जो आंसर है वो बुल्गारिया है। डेन्यूब नदी जो है वो बुल्गारिया से होकर गुजरती तो है, लेकिन बुल्गारिया का जो कैपिटल है सोफिया, वहां से होके नहीं गुजरती है। ये चीज याद रखिएगा। ये देखिए बुल्गारिया है, यहां से डेन्यूब नदी जा रही है। देखिए हम कह सकते हैं रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में एक बाउंड्री भी क्रिएट कर रही है डेन्यूब नदी, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी पोलैंड और जर्मनी के बारे में, ओबर नदी के बारे में। उसी तरीके से बुल्गारिया और रोमानिया के बीच में आपका डेन्यूब नदी है, लेकिन ये इसके कैपिटल सोफिया से नहीं गुजर रही है। ये चीज याद रखिएगा। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके तट पर स्थित जो राजधानियां हैं देखते हैं हम, वियना का ऑस्ट्रिया, ठीक है, ब्रातिस्लावा का स्लोवाकिया, ठीक है, बेलग्रेड का सर्बिया, बुडापेस्ट का हंगरी। ये चीज याद रखिएगा। चलिए 31 देखते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीचे तथा जस्ते की खान है। ब्रिटिश कोलंबिया स्थित है कहां पर? कनाडा में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में या फिर यूएसए में? तो ये आपका स्थित है कनाडा में। 31 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। पिट कोयला सबसे निम्न कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, या फिर ए और सी। तो यहाँ पे क्लास जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? जो पिट कोयला है उसको हम इंफीरियर कोल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो अगर हम आर्द्रता की बात करें तो ये भी कम होता है, तो सॉरी आर्द्रता जो है वो अधिक होती है, कोयला की मात्रा कम होती है, ठीक है। कार्बन कंटेंट इसमें कम होता है, कार्बन का कंटेंट, और मॉइस्चर ज्यादा होता है। इस वजह से हम पिट कोयले को बहुत अच्छा कोयला की क्वालिटी नहीं मानते हैं। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। ये चीज याद रखिएगा। यहां पे इसको सही कर लीजिए क्लास, इसको सी करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टैंकर पतन के उदाहरण हैं? बताइए। मराकैबो, त्रिपोली, अदन या फिर ऑटरडम बताइए। तो यहां पर टैंकर पोर्ट की अगर हम बात करें तो मैराकोबो और त्रिपोली उसके एग्जाम्पल है। 33 का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। टैंकर पतन की अगर हम बात करें जहां पर टैंकरों में तेल भरने एवं उन्हें खाली करने की सुविधा प्राप्त होती है, उन पोर्ट को हम टैंकर पतन कहते हैं, जैसे कि मैराकोबो, ठीक है, जो कि वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 देखते हैं। गर जाता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक है। तो ये हम किसको कहते हैं? रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वेस्टर्लीज आपकी होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका क्या होगा, वेस्टर्ली विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इधर, ठीक है। ये आपकी ये रीजन आपका क्या कहता है? रोरिंग 40s, ये 60 इसको करिए, 60 नहीं 60 करिए इसको, फ्यूरियस और स्क्रीमिंग, ठीक है। तो यहां पर आपका वेस्टर्ली। 34 का सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 11, 18 या फिर 20? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 20 में, ठीक है। तो 35 का डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम नए प्रश्नों को भी डिस्कस करें आपके टेस्ट सीरीज में, साथ ही साथ हम पास्ट ईयर के प्रश्नों को भी डिस्कस करें ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिलता जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर और नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और कुछ पास्ट ईयर्स के भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन आपका अच्छे से हो। अभी समय है तो अच्छे से पढ़िए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।